आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। क्या नाम बेटा? किरचॉफ्स लॉ। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी पर्टिकुलर टॉपिक में आती है। इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं जो लिंक करते हैं, जैसे सेल। अगर हमें किरचॉफ्स लॉ बहुत अच्छे से आ जाए तो हम सेल को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आगे वेट्स और बेस भी वही उसी बेस पे लगेगा। पोटेंशियोमीटर में वर्क कर सकते हैं थोड़ा बहुत उस पे। तो बहुत अच्छे समझिए किरचॉफ लॉ। पहले तो समझेंगे किरचॉफ साइंटिस्ट ने जो लॉज दिए हैं, वो लॉज देने का रीजन क्या है, वो लॉज क्यों दिए हैं। किरचॉफ लॉ, अगर आपको कोई सर्किट गिवन है, मान लो ये सर्किट गिवन है, ये सर्किट, और सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसमें कुछ करंट दे रखा है 1 एंपियर, तो बताओ इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओम्स लॉ से इजीली निकाल पाओगे, आईआर करके निकाल लोगे। कितना आएगा? 10 into 10 दैट इज 100 ओम। 100 ओम पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। या आपको अगर वोल्टेज दे रखी होती है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इसके अक्रॉस, तो हमने 2 वोल्ट लगा दिया, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, और बताओ कितना करंट आएगा। करंट पूछा है तो लगाओगे V by R, और V हो गया 2, R हो गया 10, तो बोलोगे सर 1/5 एम्पीयर करंट आएगा। बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा बहुत इजी। लेकिन अगर सर्किट हो कॉम्प्लिकेटेड, सर्किट में लगे हो, ये सेल लगा हुआ है, फिर ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो फिर यहां से एक और सेल लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, नंबर ऑफ बैटरी लगी है, सेल लगे हुए हैं। इस केस में अगर आपको करंट निकालना हो, तो अगर आप ओम्स लॉ लगाएंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, फाइंड आउट भी नहीं कर पाओगे, गलत निकलेगा। सम टाइम तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि कभी करंट डिवाइड हो रहा है, कहीं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता कितना है। तो इन केसेस में जब सर्किट कैसे हो? कॉम्प्लेक्स हो। जब सर्किट कॉम्प्लेक्स हो, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट से अगर आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू चाहिए हो, तो किरचॉफ के लॉज को हम यूज करते हैं। पहले तो आपको ये समझना है किरचॉफ के लॉज यूज क्यों होते हैं, कब होते हैं। तो किरचॉफ लॉ यूज्ड टू फाइंड वोल्टेज एंड करंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो किरचॉफ ने दो लॉ दिए हैं, फर्स्ट लॉ इज वोल्टेज लॉ एंड सेकंड फर्स्ट लॉ इज करंट लॉ, सेकंड लॉ इज वोल्टेज लॉ। उससे पहले आपको छोटी-छोटी टर्म समझ आनी चाहिए, पहले वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास एक सेल लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर से वही सर्किट बना लो जैसे पहले बनाया था। ये R1, ये R2, ये मान लो 2 वोल्ट का सेल है, ठीक है। ये फिर से एक सेल लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो R3, ये एक सेल लगा हुआ है 4 वोल्ट का, ठीक है बेटा। तो ऐसे लगा हुआ है, तो नाम होते हैं इसका A B C D E F। तो छोटी-छोटी टर्म्स बेसिक से स्टार्ट करो, ताकि आपको किरचॉफ का समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले आपको बताना है जंक्शन क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जंक्शन। अगर आपको किरचॉफ लॉ समझना है तो टर्म्स आपको आनी चाहिए। अभी हमने किरचॉफ लॉ स्टार्ट नहीं किया है, उसके बेसिक से वर्क कर रहे हैं। जंक्शन क्या होता है? अब इस सर्किट में जहां पर दो से ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, दो से ज्यादा वायर मीट करेंगी, उस सर्किट को जंक्शन बोलेंगे। देखो यहां पर कितनी वायर मीट कर रही है, 1 2 3, दिस इज जंक्शन, 1 2 3 दिस जंक्शन, और यहां भी 2 है, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। तो जंक्शन क्या होता है? वेयर मोर देन 2 वायर्स मीट, वेयर मोर देन 2 वायर्स, जहां पर दो से ज्यादा वायर्स मीट करेंगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन, ठीक है। सेकंड, अब एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन पर जाने का जो पाथ होता है, जैसे एक पाथ है, वन इज दैट F A B C, another is F R to C, another this, so path between two successive junctions is called branch. So what is branch? Path between two junction, path between two junction, दो जंक्शन के बीच के पाथ को क्या बोलते हैं? ब्रांच। ये बहुत अच्छे समझना है आपको, बहुत इजी। नेक्स्ट है लूप। लूप क्या होता है? लूप क्या होता है? लूप होता है कोई भी क्लोज पाथ, जैसे मैंने एक क्लोज पाथ लिया A B C D C F A, क्लोज पाथ जिसका इनिशियल और फाइनल सेम हो, A B C F A, दिस इज अ लूप। F C D E F A, दिस इज अनदर लूप, and the big loop is A B C D E F A. Loop is basically the where the point starts, point of calculation जहां से स्टार्ट होगी वहीं पर एंड होगी, उसको लूप बोलते हैं। तो लूप क्या होता है? क्लोज पाथ वो भी लूप, ठीक है। The choice is yours, आप क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज, या आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तीन टर्म समझ में आएंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा किरचॉफ लॉ। अब ये टर्म इसलिए कराइए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम है जंक्शन लॉ, किरचॉफ सेकंड का दूसरा नाम है लूप लॉ। इसमें फर्स्ट लॉ में जंक्शन यूज होगा, सेकंड लॉ में लूप यूज होगा, इसलिए दोनों के नाम हमने इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है बेटा। ये तो क्विक रिवीजन करवाई जा रही है, इसलिए टाइम लग रहा है।
अगर हम इन्हीं को हम स्लो कराएं तो ये बहुत अच्छे से समझ में आते हैं बहुत ज्यादा। अब तो एक ये है कि हम रिव्यू कर रहे हैं फटाफट से। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे आते हैं। फर्स्ट लॉ का एक तो नाम किरचॉफ करंट लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। करंट लॉ बोलते हैं इसको, करंट लॉ, बिकॉज इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम द सर्किट। सेकंड, दिस इज आल्सो कॉल्ड जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। मैंने बताया था जंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ की। ये डायग्राम मैंने इसलिए बना के रखा है, फर्स्ट लॉ के बेस पे आपसे करंट पूछूंगा मैं भी। जैसे आपके पास ये पूछूं, ये जंक्शन हो गया, ये जंक्शन, ये भी जंक्शन, ये भी जंक्शन। अब यहां से करंट आ रहा है 10, यहां से 2, यहां से 1, यहां से कितना जाएगा। तो आप अगर आप किरचॉफ करंट लॉ की नॉलेज नहीं है तो उसको निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो किरचॉफ करंट लॉ आना चाहिए। बहुत सिंपल लॉ है। क्या कहता है कि जंक्शन पर, एट जंक्शन, तो मतलब जंक्शन के लिए डिफाइंड है। तो पहले बात करते हैं जंक्शन पर टोटल अलजेब्रिक सम करंट का। टोटल करंट जंक्शन पर हमेशा 0 रहेगा। क्या है किरचॉफ जंक्शन लॉ? जंक्शन पर टोटल करंट कितना रहेगा? 0 रहेगा। जैसे क्या मतलब है कहने का, हमने एक जंक्शन बनाया, ये जंक्शन बनाया, जंक्शन में 5 वायर्स ली, दिस इज जंक्शन, ठीक है। ये करंट यहां से जंक्शन से लीव कर रहा है, ये करंट मान लीजिए जंक्शन को अप्रोच कर रहा है, ये करंट जंक्शन से दूर जा रहा है, ये करंट जंक्शन के पास जा रहा है, ये करंट जंक्शन से दूर जा रहा है। तो कुछ सम आर द इनकमिंग एंड सम आर द आउटगोइंग करंट एट द जंक्शन। ये कह रहा है कि अलजेब्रिक सम करंट का, करंट का अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक मतलब साइन भी लेके चलो, जंक्शन पे कितना होगा? 0 होगा। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज 0, ठीक है। ऐसा क्यों है? बिकॉज़ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जितना चार्ज आ रहा है जितना उतना ही चार्ज आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। बिकॉज़ चार्ज कैन नाइदर बी एक्यूमुलेटेड एट द जंक्शन, चार्ज कहीं पर एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, करंट आ रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है लगातार, फ्लो कर रहा है। तो यहां पर सर्वाइव कितना करेगा, यहां पर एग्जिस्ट कितना करेगा? 0। तो चार्ज जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसका मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट किसके इक्वल हो गया? आउटगोइंग करंट के, आउटगोइंग करंट, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगर आप ज्यादा समझना चाहें कि हाँ थोड़ा सा और सर फील कराओ, सब समझ नहीं आया, तो जो करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लो, उनको पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव मान लो, साइन कन्वेंशन। जो जंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन मान लो। मान लो जो जंक्शन से अवे जा रहे हैं उनको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये प्लस साइन हो गया। जो जंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। कुछ भी आप मान सकते हैं। इसको फिर पॉजिटिव लेंगे, अवे है, इसको नेगेटिव लेंगे, टुवर्ड्स है, इसको अवे लेंगे, प्लस है। तो अवे वाले मैंने ले ली प्लस, और टोटल सम कितना हो गया? 0। तो ये प्लस वाले अवे वाले रह जाएंगे एक साइड और इनकमिंग हो जाएंगे दूसरी साइड। तो ये हो गया टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो हमें किरचॉफ फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब भी सर्किट में करंट की डायरेक्शन निकालनी हो, करंट ना गिवन हो, करंट की वैल्यू भी निकालनी, एज्यूम करना हो, तो हम सबसे पहले किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएंगे बेटा। तो देख लेते हैं। अभी जंक्शन, ये भी जंक्शन, ये भी जंक्शन, तो जंक्शन वाइज चलेंगे, जंक्शन वाइज। इस जंक्शन पे आते हैं, इस जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट कितना है? 10 एम्पीयर। कितना करंट है? 10 एम्पीयर। क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है। 10 एम्पीयर इधर गया 2 एम्पीयर, ये मैंने ले लिया 2 एम्पीयर। अगर 10 एम्पीयर इनकमिंग है, पहले जो जो आपको गिवन है वो बनाइए। किसी जंक्शन को पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए। 10 एम्पीयर इनकमिंग 10 हो गया, आउटगोइंग 2 हो गया। तो हमने पढ़ा टोटल इनकमिंग टोटल आउटगोइंग होना चाहिए, तो आउटगोइंग होना चाहिए। तो कितना होगा? 8 एम्पीयर। ये 10 हो गया आउटगोइंग, आउटगोइंग 10 इनकमिंग, जंक्शन में टोटल करंट 0। अब आते हैं यहां देखो 8 एम्पीयर यहां से आया, 1 एम्पीयर गया, इनकमिंग 8, आउटगोइंग 1, तो आउटगोइंग यहां 7 होना चाहिए, तभी तो 8 होगा, ठीक है बेटा। अब इस पे आते हैं, निकालना आपको ये करंट है, इस करंट की वैल्यू निकालनी है। 2 एम्पीयर ये भी इनकमिंग जंक्शन पर, ये भी इनकमिंग, तो आउटगोइंग कितना होगा? 4 एम्पीयर, जंक्शन पर टोटल करंट हो गया 0। यहां पर इनकमिंग है 4, इधर से इनकमिंग है 7, तो यहां पर कितना आएगा? आउटगोइंग 11 एम्पीयर। ये आंसर आ गया। तो जंक्शन लॉ अगर आपको आता है तो जंक्शन लॉ से आप इजीली करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ट्रिकी लेकिन समझने वाला। समझ लोगे तो बहुत इजी, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड लॉ है जो किरचॉफ का वोल्टेज के लिए निकालने की होता है। वोल्टेज लॉ बोलते हैं इसको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ,
voltage law, KVL, this is called Kirchhoff voltage law. Another name is loop law. इसका दूसरा नाम क्या है? नेम क्या है? लूप लॉ. ठीक है, लूप के ऊपर अप्लाई होता है. लूप मैंने बताया था क्या होता है. लूप होता है एक क्लोज पाथ. लूप बेटा क्या होता है? क्लोज पाथ होता है. ठीक है, अब क्लोज पाथ पे आते हैं. जैसे हमने एक लूप लिया, इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऐसे गए सर्किट में, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये ऐसे आगे, ये R1, ये E1, ये R2. लूप का नाम है A B C D A. अब ये कहते हैं कि सारी वोल्टेज का, जैसे आपने उसमें एल्जेब्रिक सम करंट का जीरो रखा था, इसमें एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज या ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड अ लूप कितना होगा? जीरो होगा. यहां से चलिए यहीं पर आइए, सब वोल्टेज का, सब पोटेंशियल ड्रॉप्स का एल्जेब्रिक सम कीजिए. ठीक है, इसके इक्वल रख दीजिए, जीरो के इक्वल. यही कहता है. अब देखते हैं यहां पर करना कैसे. अब यहां पर एक तो लगा हुआ है सेल, एक लगा हुआ है रेजिस्टेंस. तो दो, इन सब के क्रॉस क्या चाहिए? इनके क्रॉस चाहिए, ये दो रेजिस्टेंस लगा, एक सेल लगा हुआ है, तो इनके क्रॉस चाहिए वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये तो खुद ही वोल्टेज है, तो आप इसके क्रॉस वोल्टेज निकालोगे तो जितने भी सेल लगे होंगे सबका एल्जेब्रिक सम कर दोगे. ठीक है, अब R के क्रॉस वोल्टेज कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालते हैं IR से, ओम्स लॉ से IR. तो I के साथ मल्टीप्लाई करोगे R को, तो बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. तो सब IR का प्रोडक्ट करो, उनका सम करो, IR का सम, IR का सम, सब EMF का सम, एल्जेब्रिक सम करना है. और वो किसके इक्वल होगा? जीरो के. एक ही बात है. ठीक है, ये एक ही बात है, ये समझ में आना चाहिए. इसकी क्राइटेरिया आएगी क्वेश्चन करने से, तभी क्लियर होगा. उससे पहले इसके रूल्स, एल्जेब्रिक सम है तो साइन कन्वेंशन क्या होनी चाहिए. तो आई होप इस किरचॉफ लूप लॉ समझ में आया होगा. क्वेश्चंस करेंगे, ट्राई करते हैं, अच्छे से समझते हैं. तो पहले किरचॉफ लॉ से बोलिए, इस लूप लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप लॉ, इट स्टेट्स दैट algebraic sum of all the voltage around the loop is zero. जैसे algebraic sum of current at junction zero था ना, यहाँ around the loop आएगा. ये किसके ऊपर बेस्ड है? It is based on conservation of energy. किसके ऊपर बेस्ड है? conservation of energy. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए. अब हम साइन कन्वेंशन लेके चलते हैं कि किस EMF को प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है. साइन कन्वेंशन, अलजेब्रिक सम में साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ता है. तो स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन. तो दो टाइप के कंपोनेंट जनरली हमें मिलेंगे देखने को इसमें. एक मिलेगा हमें सेल, दूसरा मिलेगा रेजिस्टेंस. तो साइन कन्वेंशन इन दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं. साइन कन्वेंशन कोई रूल नहीं है, कन्वीनियंस है. आप अपने कन्वीनियंस अकॉर्डिंग कोई भी साइन चूज कर सकते हैं, मतलब प्लस पॉजिटिव नेगेटिव. तो देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है. ये आपने एक सेल लिया, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. ठीक है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, सेल का नेगेटिव टर्मिनल. अब आप लूप में जा रहे हैं, सपोज A से B, हो सकता है B से A आए, अभी आप जा रहे हैं A से B. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन. ये किसकी डायरेक्शन है? कैलकुलेशन की, हमारे कैलकुलेशन की डायरेक्शन है. ठीक है, इसकी EMF मान लेते हैं E. ठीक है बेटा, तो आप कैसे करेंगे? तो VA, A से चलेंगे B तक जाना है. तो लिखने का तरीका देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं. वे देखिए कैसे लिखना है. देखो आप A से चल रहे हैं तो A की वोल्टेज है VA. A की वोल्टेज का नाम क्या रखा? VA. A की वोल्टेज होगी VA. A हमने माना हायर पोटेंशियल पे, हायर पे है. देखो ध्यान से, A किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से. B किससे कनेक्ट है? लो से, नेगेटिव से. तो A से चले B पर जाना है, तो A की वोल्टेज का नाम रखा VA, B की वोल्टेज होगी VB. तो वोल्टेज A की, उसके बाद हमें मिल गया सेल. अब सेल इस वोल्टेज को कम करेगा, बढ़ाएगा या ज्यादा करेगा, कम करेगा, वो बताएगा. देखते हैं. अब हम कहां से कहां जा रहे हैं? पॉजिटिव पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं. जब हाई से लो जाएंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई पर्सन जो है पहले अमीर था, हाई पोटेंशियल, तो उसके बाद हाई मनी थी, ज्यादा मनी थी. अब उसके पास मनी कम हो गई, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जब जाएंगे तो कमी आई है ना. हाई से लो, अमीर से गरीब हो गया तो कमी आई है, तो क्या करेंगे? माइनस E. ये बात ध्यान रखना, जब कोई पर्सन अमीर था, गरीब हो गया, उसके लिए नेगेटिव चीज है वो, तो नेगेटिव चीज है तो माइनस करेंगे. अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, कमी थी, ज्यादा हो गया, एक्सेस में हो गया, तो प्लस है, पॉजिटिव हुआ कुछ. अच्छा ठीक है, अब आप B पर पहुंचने वाले हैं तो इक्वल टू डालेंगे और B रख देंगे.
VB, B का पोटेंशियल हो गया VB, इस तरीके से रखना है। ये बात समझ में आ गई? अगर आप यहाँ से निकालना चाहें VA माइनस VB इक्वल E आ जाएगा, जरूरत नहीं है उसकी, तो ये चीज समझनी है, ठीक है। फिर समझो ये पहला रूल। अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूं, सपोज आप जा रहे हैं इस बार B से A, ठीक है, इस बार आप जा रहे हैं, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये E हो गया, इस बार आप जा रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन की डायरेक्शन ये है, अच्छे से तभी आप क्लियर हो गए कांसेप्ट जब हम इसके क्वेश्चन बनाएंगे। तो B से A जा रहे हैं, तो B से जा रहे हैं, तो B से स्टार्ट किया VB। अब देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, पहले कमी थी अब एक्सेस हो गया, तो बड़ा है कुछ तो प्लस E, ठीक है। उसके बाद A पर पहुंचने वाले हैं तो VA, तो ऐसे लिखना है जब A से B या B से कहीं से चल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रूल्स फॉर सेल। अब हम रेजिस्टेंस के लॉज पढ़ लेते हैं, तो ये रेजिस्टेंस के रूल पढ़ लेते हैं, क्या सेल कन्वेंशन के रूल है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद रखना है। बाकी इसको कंफर्म कर लेंगे प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड, ये थर्ड पढ़ लेते हैं, चलो ये हो गया रेजिस्टेंस, दूसरा कंपोनेंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक सेल था, ये जा रहा है करंट, ये हो गया A और ये B। आप जाना चाहते हैं A से B, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, सपोज आप A से B जाना चाहते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन है। तो कैसे करेंगे, A से जाना है तो दिस इज, ये पॉइंट ऑफ पोटेंशियल हो गया VA। अब A से जा रहे हैं B पर, अब करंट करता क्या है, करंट करता है रेजिस्टेंस के साथ मिलके वोल्टेज का ड्रॉप। करंट क्या करता है, वो रेजिस्टेंस के साथ करंट मिलके क्या करता है, ड्रॉप। अब हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि कितना ड्रॉप करता है। हम जब A से B जाएंगे, हम खुद देखें करंट कितना ड्रॉप करने वाला है। तो जितनी वोल्टेज थी उसने क्या किया, पहले यहाँ वोल्टेज थी VA, अब करंट ने रेजिस्टेंस के साथ मिलके किया वोल्टेज का ड्रॉप, कितना ड्रॉप किया IR। तो रेजिस्टेंस अब कितना ड्रॉप करेगा IR, ड्रॉप किया तो माइनस हो गया, ठीक है, इक्वल। अब पहुंचने वाले B पे तो VA माइनस IR इक्वल VB, बहुत सिंपल। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर आप देखो, अब दूसरा तरीका समझने का, करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन अगर सेम हो तो होगा वोल्टेज का ड्रॉप। अब समझो फिर से, अगर मैं डायरेक्शन को उल्टा कर दूं, सपोज करंट आ रहा है यहां से और आप जा रहे हैं A से B, तो देखो VA अगर इधर से जाते हैं तो ड्रॉप करता, B से A जाते हैं, अब A से B जा रहे हो तो गेन होगा, तो प्लस। आपकी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन है ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की डायरेक्शन आपकी ये है, और करंट आ रहा है ऑपोजिट, तो आपको करना है प्लस, तो ये हो गया वोल्टेज गेन। अब पहुंचने वाले हैं VB पे, तो आ गया VB। चलना सीखिए, फील कीजिए कैसे कर रहे हैं, फॉर्मूले समझिए, साइन कन्वेंशन समझिए, चीजों को बहुत सिंपल है। तो 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा तो बहुत इजी चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन करंट की जाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट से तो वोल्टेज का गेन होगा। फील आएगी, कंफर्टेबल फील करेंगे 2 क्वेश्चंस करने के बाद। तो आई होप समझ में आ गए होंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। चलो देखिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप में जो किरचॉफ लॉ वाला कांसेप्ट है, ये जो लॉज के साइन कन्वेंशन है, लॉज अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज ये 3 सर्किट गिवन है, 3 कर लेंगे तो आपको किरचॉफ लॉ की काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आपके पास ये एक सर्किट में सेल लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और आप इधर जा रहे हैं सपोज A से B, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, आपके चलने की डायरेक्शन आपने अज्यूम कर ली, आप कहां से कहां जा रहे हैं, A से B, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो A का पोटेंशियल क्या है VA। अब आ गया सेल, सेल का ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब सेल का हायर पोटेंशियल है, लोअर, हायर टू लोअर जा रहे हैं, मतलब पहले एक्सेस था अब कमी हो गई, लोअर हो गई, लो लेवल पे पहुंच गए, तो आएगा माइनस E। अब करंट भी इधर जा रहा है और रेजिस्टेंस भी इधर है, ठीक है, हम भी इधर ही जा रहे हैं, सॉरी करंट इधर जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो करंट का वोल्टेज का ड्रॉप, कितना ड्रॉप होगा, IR का ड्रॉप होगा, इक्वल पहुंच गए VB पे, ठीक है। तो VA माइनस VB निकालेंगे, उधर ले जाओगे E प्लस IR आ जाएगा, वो ठीक है। अब ये सर्किट गिवन है, रेजिस्टेंस लगे हुए, सेल लगे हुए, कोई एक कनेक्शन चूज कर लो, सपोज हम जाना चाहते हैं P से Q, P से Q अगर चले तो देखो क्या आएगा, P से Q चले तो VP, और हायर टू लोअर जा रहे हैं तो माइनस P2, करंट आ रहा है इधर, हम जा रहे हैं राइट, तो आएगा गेन होगा प्लस IR2, ठीक है। अब फिर से हम नीचे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं ना, देखो हमारे चलने की डायरेक्शन ये है, तो अब नीचे जाएंगे, करंट आ रहा है उल्टा, फिर से गेन होगा प्लस IR1,
अब ये नेगेटिव, ये हायर पोटेंशियल छोटे से बड़ा हो गया, प्लस E1 इक्वल पहुंचने वाले हैं तो VQ लगा दिया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्वेश्चंस करते रहोगे, मजा आता रहेगा। कोई एक डायरेक्शन एज्यूम कीजिए अपनी तरफ जहां जाना चाहते हैं। सपोज हम A से B जाना चाहते हैं, A से B, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A से B, A से B जा रहे हैं, पहले आ रहा है रेजिस्टेंस, तो A का पोटेंशियल हो गया VA। अब रेजिस्टेंस की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ऐसे ऊपर जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे करंट की डायरेक्शन सेम है, तो होगा वोल्टेज का ड्रॉप, तो माइनस IR, फिर हो रहा है माइनस से प्लस, हायर पोटेंशियल में पहुंच रहे हैं तो गेन हो रहा है प्लस E, फिर ऊपर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन सेम है, तो माइनस IR नॉट इक्वल VB। दिस इज द वे टू सॉल्व टू रिजॉल्व द हमने क्या पढ़ा है, बेसिकली हमने पढ़ा है किरचॉफ लॉ। तो ये एक तरीका है लूप्स को समझने का, ठीक है। चलो अब एक लूप का एग्जांपल लेते हैं। लूप, अब लूप में चलने में अभी तक जो मैंने क्वेश्चन करवाया वैसे वो ओपन चलना था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब यहाँ पर एक क्लोज पाथ है, वो ओपन पाथ था, वहां चलने और यहाँ चलने में फर्क है, तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे आपके पास एक लूप दे रखा है, ये लूप कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दो सेल लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस लूप, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है करंट की डायरेक्शन अपनी तरफ से एज्यूम कीजिए। कोई भी डायरेक्शन आप एज्यूम कर सकते हैं, यू कैन एज्यूम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब तुम कहोगे सर करंट ये 7 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो बड़ी तो ये बैटरी है, इसके अकॉर्डिंग करंट चलना चाहिए। आपकी बात ठीक है, 7 वोल्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन अगर हमने 3 वोल्ट के अकॉर्डिंग भी चलाया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आपने 3 वोल्ट के अकॉर्डिंग जो है आपने करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर ली, तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव। अगर 3 वोल्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन आपने एज्यूम की है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो नेगेटिव को हटाइए और करंट की डायरेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बनेगा बनाएंगे। तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं जो आपको लगे करंट की डायरेक्शन, सर मेरे को लगता है ये हो, तो ये सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं करंट की डायरेक्शन ऐसी है, हम 3 वोल्ट के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, 3 वोल्ट के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन ऐसे बनेगी, ठीक है। तो करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो बना लेते हैं। तो आपने लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम किया हमने, करंट जो है कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन बनाई, अब देख लेते हैं क्या बनेगी। ये करंट की डायरेक्शन बना ली हमने, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लूप का नाम रखते हैं, लूप का नाम कहां से स्टार्ट करना चाहिए। सपोज हम ए से स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम चलेंगे ए से बी, फिर चलेंगे बी से सी, फिर चलेंगे सी से डी, फिर वापस आएंगे ए पे, हमारा लूप हो जाएगा कंप्लीट। अब ओपन चलना होता तो हम VA फिर प्लस माइनस करते जाते थे, लास्ट में इक्वल टू VB रख लेते थे। यहां पर ऐसा नहीं करना, यहां पर आपको करना जहां से चलना है ऐड करते करते वहीं पर वापस आना, इक्वल टू 0 रख देना, इक्वल टू 0। देखो कैसे करना है, ए से गए VA, ए से गए बी पर कुछ भी लगा हुआ कंपोनेंट, तो ठीक है। फिर बी से कहां जाना है, सी पर। अब बी से सी जाओ, बी से सी, तो बी से जाओगे, पहले आ रहा है आपके पास रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, आप भी इधर जा रहे हो, रेजिस्टेंस भी इधर जा रहा है, करंट भी इधर जा रहा है, तो होगा वोल्टेज का ड्रॉप माइनस IR, माइनस IR, R कितना है 1, ठीक है। उसके बाद आया सेल, नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल, लोअर से हायर, लोअर से हायर, हायर पे पहुंचे, हायर पे कुछ गेन हो रहा है तो प्लस 3। समझते रहो, ध्यान से देखते रहो। सी पे पहुंच गए, सी से फिर हम आएंगे डी पे, आप भी इधर जा रहे हो, करंट भी इधर जा रहा है, तो होगा वोल्टेज का ड्रॉप और -10I, -10I, ठीक है। आप पहुंच गए डी पर, अब डी के बाद आपको आना है ए पर, तभी तो लूप कंप्लीट होगा। डी से ए आओगे, 7 वोल्ट की बैटरी, हायर से लोअर आ रहे हो, हायर से लोअर कमी हो रही है तो -7, ठीक है। उसके बाद 7 पे आ गए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये करंट भी नीचे आ रहा है और आप भी नीचे जा रहे हो, तो ड्रॉप होगा, तो -I into 1 इक्वल 0, ठीक है। सॉल्व करें इसको, क्या आएगा देखो, -I, ठीक है, और -10I हो गया -12I, और ये कितना बना -7 और +3 तो आ गया -4 इक्वल 0। इसमें इक्वल 0 रखना है, पूरे सब का पोटेंशियल इक्वल 0 रखना है, ओपन का चलेगा अलग तरीका। तो आई आएगा 4/12 1/3 एंपियर, ठीक है, 1/3 एंपियर। ये बात समझ में आ गई। अब करंट आपने जो जूम किया था तो प्लस आया माइनस आया, पहले उसकी बात करें। -12 उधर गया तो ये था हमारे -7, ये था हमारे पास +3, तो आएगा -4, उधर जाके हो जाएगा +4 होगा, तो ये -12 है तो माइनस आएगा। अब माइनस को हटा दीजिए और 1/3 एंपियर। अब माइनस का मतलब क्या है,
आपने माना था एंटी क्लॉकवाइज, उससे उल्टा क्या होगा क्लॉकवाइज। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल। कोई बच्चा एंटी क्लॉकवाइज मानेगा, कोई क्लॉकवाइज मानेगा, सबका अलग-अलग है नेचर, सब अलग-अलग तरीके से मानेंगे। पूरी क्लास में जितने बच्चे हैं कुछ क्लॉकवाइज कुछ एंटी क्लॉकवाइज, सबका आंसर आएगा सेम। ठीक है, समझ आ गई बात। नेगेटिव पॉजिटिव हटाइए, उसका मीनिंग लिखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो बेटा आगे करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल किरचॉफ लॉ हमने कर लिया। किरचॉफ लॉ का हमारा कांसेप्ट यूज होना है इलेक्ट्रिक सेल में, तो उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी। सेल का कॉम्बिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में से। तो सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक ये हमारे पास जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये इलेक्ट्रोड है जो दिखा रखे हैं। ठीक है, और इसमें बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट है जो सॉल्यूशन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, एक नेगेटिव की तरह। केमिस्ट्री में आपने पढ़ाई होगा। अच्छा, जब 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 यहां से आयंस जाते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर, तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो है कुछ अपोज करता है, उस ऑपोजिशन को ही हम बोलते हैं इंटर रेजिस्टेंस ऑफ सेल। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल। ठीक है, बाय द इलेक्ट्रोड्स। कौन अपोज करता है, इलेक्ट्रोड्स अपोज करते हैं। ठीक है, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो अपोज कर रहा है, ठीक है, किसको अपोज कर रहा है, आयंस को। उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हो गया सिंबल है स्मॉल आर। ये हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड सर्किट के बाहर कुछ बल्ब लगा देंगे तो बल्ब ग्लो होता है। क्यों, क्योंकि केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। किस किस फैक्टर पे इंटर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में, इन प्लेट्स के बीच में कितनी सेपरेशन है। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जितना इलेक्ट्रोड ज्यादा कंसंट्रेट होगा उतना ज्यादा विस्कस होगा, उतना ज्यादा वो अपोज करेगा। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, टेंपरेचर, ये सब वो हैं जो आपने रेजिस्टेंस के फैक्टर पढ़े हैं। लेंथ, एरिया, टेंपरेचर, वो सब। लेंथ हो गया सेपरेशन, एरिया हो गया, ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन हो गया, उसके बाद टेंपरेचर हो गया। कंसंट्रेशन मतलब कौन सा मटेरियल है जो इलेक्ट्रोड लगा रहा है, हल्का है या भारी है, वो सब हो गया। तो सेल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर, देखो अब ये सेल आपने पूरा स्ट्रक्चर देखा। सेल में एक तो लगा होता है, ये सेल लगा, उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बीच में रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को बोलेंगे इंटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सेल का सिंबल हो गया, सेल की रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ये सेल की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, चलो आगे करते हैं स्टार्ट। ईएमएफ को समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। अब पढ़ते हैं बेटा ईएमएफ ऑफ अ सेल। सेल की ईएमएफ क्या होती है, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है सम टाइम ये बच्चों को। ईएमएफ क्या है सर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो देखो। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ को पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं कब, जब सर्किट क्या हो, ओपन हो। सर्किट ओपन का मतलब क्या है, उस सर्किट में कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो। तो सर्किट में करंट कितना होगा, जीरो। जब सर्किट में करंट जीरो होगा तो ईएमएफ किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 2 पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो सकता है। देखो कैसे प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। ये देखो आपके पास एक सर्किट है, ये इस सेल का सर्किट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये रेजिस्टेंस है R। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से अगर हम देखें, अब ये सर्किट ओपन है, क्लोज है। देखो कहीं हम इसको सेल को कनेक्ट नहीं किया तो ये क्लोज ही है, ओपन ही है, सो तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो हम चले यहां से, मैं ए से चलूं। अभी मैंने आपको सिखाया भी था कि पोटेंशियल ड्रॉप का आपको ए से बी जाना है ऊपर पाथ में, तो VA, उसके बाद प्लस से माइनस जाओगे, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जाओगे, आएगा माइनस E। ठीक है, अब इसमें कोई करंट तो है नहीं, तो इसमें करंट कितना है, 0। तो किस कहां पहुंच गए, VB पर। तो VA माइनस VB इक्वल E। खुद देख लो ईएमएफ किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस के। कब, जब सर्किट में करंट कितना है, 0। जब सर्किट क्या है, ओपन। तो EMF is the potential difference across terminal when circuit is open। सेल के टर्मिनल के क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम EMF बोलेंगे कब, जब सर्किट क्या हो, ओपन हो। अब देख खुद सोचो, अगर सर्किट होता क्लोज, मान लो सर्किट क्लोज है, मैं यहां पे कुछ लगा दूं, रेजिस्टेंस लगा दूं, अब इसमें कुछ करंट जाएगा। जब करंट जाएगा तो EMF पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ ड्रॉप भी होगा। ठीक है, तो EMF इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन। अब इन चीजों को आगे और समझते हैं, धीरे-धीरे समझते रहो। अब ये एक सर्किट है, बेसिक सर्किट। इससे हम E और V का रिलेशन समझेंगे। देखो अब इसमें अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे, देखो किरचॉफ लॉ से मैं सेल को करा रहा हूं तो अलग ही फील आती है, समझ में आता है अगर आपने किरचॉफ लॉ अच्छे से किया होगा। तो सपोज आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, यहां से स्टार्ट किया आपने, यहां से गए,
यहाँ तो करंट ही है, यहाँ पर कितना है बोलो, आप इधर जा रहे हो, करंट इधर जा रहा है तो माइनस आई आर, उसके बाद आप नीचे आए, इधर आए, यहाँ क्या आएगा बोलो, यहाँ आएगा आपके पास, यहाँ भी माइनस आई आर इक्वल, सॉरी उसके बाद माइनस से प्लस आ रहे हैं तो प्लस आएगा ई इक्वल 0, यहाँ से स्टार्ट किया था यहीं पे वापस आ गए, आई होप तुम समझ में आ गया, वो तो ई किसके इक्वल आया, आई आर प्लस आई टू स्मॉल आर, ठीक है समझ में आ गया, ये क्या है, दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा यहाँ से अगर आप आई की वैल्यू निकालें, आई की वैल्यू क्या आएगी बता सकते हैं, आई आएगा हमारे पास ई बाय आर प्लस आर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, I is equal to E by R plus R, ओम्स लॉ से पढ़ा आपने, I is equal to E by R, सॉरी V by R, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये है E, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो मतलब टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, किसका फॉर्मूला हुआ, करंट का, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, I is equal to E by R plus R, ठीक है, I is equal to E by R plus R, ओम्स लॉ किरचॉफ लॉ के लगा के हमने समझा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, तो ये रिलेशन ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, I is equal to E by R plus R, ठीक है। अब इसके क्रॉस अगर इसका करंट I है तो ड्रॉप R है तो कितना वोल्टेज होगा, इसको IR का V लिख सकते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप इसके साथ क्या लिख सकते हो, देखो इधर IR को आप लिख सकते हो E इक्वल V, ये IR किसके इक्वल हुआ, V के प्लस IR, तो ये आपके पास किसका रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन E एंड V, रिलेशन बिटवीन E एंड V, तो E और V के बीच में क्या रिलेशन होता है, E is equal to V plus IR, E is equal to V plus IR, ये करंट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होने वाला है, और ये रिलेशन हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है, I किसके इक्वल है, V किसके इक्वल है, V plus IR, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर लिखना था हमने स्मॉल r, इसको लिखा ना हमने V, तो E is equal to V plus IR, ये E और V का रिलेशन है, यहीं से आप V का बना सकते हैं, V किसके इक्वल होगा, E minus IR, ठीक है, तो ये फॉर्मूला सेल के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बेसिक तरीके से आपका, आपको ये मेथड नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए, ठीक है बेटा। अब समझो, देखो ध्यान से, अब सेल चार्ज होना, सेल डिस्चार्ज होना, इसके फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में देखो क्या फर्क है, ये देखो इस सेल से करंट बाहर आ रहा है पॉजिटिव से, ठीक है, तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, इसकी एनर्जी लग रही है, इसमें करंट अंदर जा रहा है सेल के, तो ये सेल चार्ज हो रहा है, पहले तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग में समझो, करंट सेल के पॉजिटिव से बाहर निकले तो डिस्चार्जिंग, पॉजिटिव के अंदर जाए तो चार्जिंग, ठीक है, तो यहां देखिए टर्मिनल पोटेंशियल देखें तो क्या आएगा, VA, यहां आएगा हायर से लोअर जा रहे हैं माइनस E, ठीक है, और अगर मैं इसमें कुछ करंट की डायरेक्शन लेके चलता हूं, करंट हमने इधर लिया है और हम जा रहे हैं इधर, हम जा रहे हैं इधर, तो क्या आएगा बोलो, ये आएगा हमारे पास, बोलो हम इधर जा रहे हैं, करंट जा रहा है माइनस IR इक्वल VB, तो VA माइनस VB इक्वल E प्लस IR, ठीक है, VA माइनस VB किसके इक्वल आया, E प्लस IR के इक्वल आया, VA माइनस VB इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो एक बार देखिए फिर से देखिए एक बार इसको, VA माइनस E कैसे आया, देखो यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ पोटेंशियल देखिए तो हायर से लोअर जा रहा है, छोटा हो रहा है तो माइनस E, अब यहाँ करंट इधर जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो ये आए गेन हुआ तो आएगा प्लस इक्वल VB, तो VA माइनस VB इक्वल E माइनस IR, ये पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा मैंने E V, तो V इक्वल टू E माइनस IR, ये इक्वेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, तो V इक्वल टू E माइनस IR किसकी इक्वेशन है, डिस्चार्जिंग की, किसकी इक्वेशन है, डिस्चार्जिंग की। अब यहाँ देखते हैं चार्जिंग की, तो VA हायर से लोअर जा रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं भी, ये फिर से माइनस आया, बस इस बार दोनों सेम डायरेक्शन में तो ड्रॉप होगा, तो माइनस IR इक्वल VB, तो VA माइनस VB इक्वल E प्लस IR, और इसको लिखा मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को V, तो V इक्वल टू E प्लस IR, दोनों इक्वेशन में फर्क समझो, ये E माइनस IR है, ये E प्लस IR है, इसका मतलब यहाँ पर V कब बनता है, जब E में से कुछ माइनस होता है, तो यहाँ E V से ज्यादा है, तो EMF is greater than potential difference in case of discharging, conceptual क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पोटेंशियल डिफरेंस को EMF को स्लो करा रहा हूं, रीजन क्या है, रीजन ये है बच्चों को इसमें रहती है प्रॉब्लम, यहाँ देखो यहाँ V से बड़ा है, तो ये कंसेप्ट सारे समझने वाले हैं, EMF is greater than potential difference in case of discharging, चार्जिंग केस में क्या होगा, V E से बड़ा हो जाएगा, किरचॉफ लॉ की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं, ठीक है बेटा।
अब पढ़ रहे हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल्स का कॉम्बिनेशन। अब सेल्स को कंबाइन कर सकते हैं हम तीन कॉन्फ़िगरेशन में। सबसे पहले है सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर है पैरेलल कॉम्बिनेशन और लास्ट है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है? अब कॉम्बिनेशन करना क्यों है, सेल को कंबाइन करना क्यों है? सेल को कंबाइन करते हैं अगर हमें हमारे पास छोटी छोटी वोल्ट के सेल है, सपोज 1.5 वोल्ट के सेल है और आपको चाहिए 9 वोल्ट की बैटरी, बैटरी से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो आप क्या करोगे? सेल्स को कंबाइन करोगे, राइट? तो आपको वोल्टेज हायर चाहिए। सपोज दूसरा तरीका क्या है, दूसरे में समझो अगर आपके पास एक सेल कुछ कम करंट देता है और आपको ज्यादा करंट रिक्वायर्ड है सर्किट में, तो आप सेल को फिर से कंबाइन करोगे। तो वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, हायर वोल्टेज ऑब्टेन करने के लिए, लोअर हायर करंट ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, और अगर आपको पावर हायर चाहिए तो आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यूज करोगे, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखो क्या होता है, ये सेल है, ये एक सेल है, ये ऐसे हमने n सेल्स लगाए हैं, ये सेल ऐसे, ये सेल हो गया, तो कितने सेल लगे हुए हैं? n सेल। हर सेल का ये ईएमएफ हो गया, इसका इंटर रेजिस्टेंस हो गया। तो सेल्स को हमने एक्स रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गई एक बैटरी, दिस इज बैटरी, ये पूरा एक बैटरी हो गया, और ये सर बैटरी को हमने एक्स रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले आपको समझना है कि टोटल ईएमएफ सेल की कितनी होगी। अगर सेल इस पैटर्न में कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, ऐसे एंड टू एंड कनेक्ट है, तो टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगी E1 + E2 अप टू En, ठीक है। अगर एक भी सेल आपने उल्टा लगा दिया, सपोज आपने नेगेटिव यहां लगा दिया, पॉजिटिव यहां लगा दिया, तो ये माइनस हो जाएगा, तो E1 - E2 प्लस बाकी ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इस पैटर्न में लगे होने चाहिए तब प्लस होंगे, ऑपोजिट पैटर्न लगा दोगे तो माइनस होंगे। तो इससे इक्वल रेजिस्टेंस को तो कोई मतलब ही नहीं, समझ लो R1 R2 सीरीज में लगे हुए हैं Rn तक, ठीक है। ये तो आपके पास सेल का रेजिस्टेंस हो गया बैटरी का। अब आपसे टोटल रेजिस्टेंस पूछा है सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये तो है, साथ में ऐड हो जाएगा, तो दिस प्लस दिस इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल ईएमएफ, ये पॉइंट्स ध्यान रखने वाले हैं। टोटल ईएमएफ सीरीज के अंदर ऐड होती है, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर ऐड होता है, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का। करंट निकाल लो, करंट का भी हमने थोड़ा फॉर्मूला पढ़ा था, ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ईएमएफ इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस R इक्विवेलेंट, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ गई होगी। ऑर्डर ऑपोजिट करने से भी आपको बात समझ में आनी चाहिए, ऑर्डर ऑपोजिट करोगे तो क्या होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वो ईएमएफ माइनस हो जाएगी। अब बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। चलो बेटा आप समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है, समझिए ध्यान से। अभी सेल्स पैरेलल में कनेक्ट है, डिफरेंट ईएमएफ है, सबका रेजिस्टेंस अलग-अलग है, और पैरेलल में सबसे पहले तो आपको n सेल्स का जनरल फार्मूला बताना चाहिए। तो इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा? E1 by R1 plus E2 by R2 up to En by Rn। बट मेनली ये फार्मूला यूज नहीं होता, टू सेल्स वाला फार्मूला यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। दो सेल का ये रहा पार्ट, ये दो सेल कंसीडर कीजिए, तो दो सेल कंसीडर करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा, ठीक है, R1 R2, और ये सॉल्व करके हमारे पास इक्विवेलेंट टू सेल्स के लिए बनेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2, ठीक है बेटा। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये सेकंड R इक्विवेलेंट का समझते हैं। R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है? इसमें कमी रहेगी यहाँ पर E1 R1, ये नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 1 by R1 plus 1 by R2 up to 1 by Rn, ये फार्मूला है। तो सॉल्व करके ये वाला इजी फार्मूला बनेगा, ये ध्यान रखना है, एलसीएम लेंगे तभी बात बनेगी, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, दो सेल के लिए R इक्विवेलेंट सिंपल है। अब अगर सेल पैरेलल में लगे हुए हैं, अगर रेजिस्टेंस भी पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला? 1 by R1 1 by R2 1 by Rn। दो सेल्स के लिए R1 R2 by R2 आपको फॉर्मूला पता ही होगा। तो ये दो सेल के लिए याद रखिए मेनली, और ये दो सेल के लिए इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, ये दो फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही हैं, ठीक है। जनरली आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद अगर सेल्स आइडेंटिकल हो, इक्वल ईएमएफ के हो, इक्वल ईएमएफ के अगर सेल होंगे, पैरेलल में लगे हो, तो क्या होगा? सब E के हो, और पैरेलल में वोल्टेज, अगर पैरेलल में तो वोल्टेज वैसे भी सेम रहती है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? E, ठीक है। पैरेलल वोल्टेज सेम रहती है, सबके में E हो। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट 1 by R 1 by R 1 by R n by R, रिवर्स करोगे R by n, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बात करेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की। चलो बेटा नेक्स्ट मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी समझिए। अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन समझने से पहले हम पहले तो ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि हम आइडेंटिकल सेल्स ले रहे हैं। देखो डायग्राम समझो, धीरे-धीरे स्लो समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एक सीरीज है, इसके अंदर हमने n सेल्स लगा दिए, ठीक है। ये पहला सेल है E, ईएमएफ का रेजिस्टेंस R, E R, n सेल्स है N R, तो इस रो में n सेल्स लगे हुए हैं।
अगली रो में भी n सेल्स लगे हुए हैं, नेक्स्ट रो में n सेल्स, कितनी रो है टोटल, m रोज है, टोटल कितनी रोज है, m रो, ये लास्ट वाली रो होगी, ठीक है बेटा। और ये आपके पास बन गई कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बैटरी, उसको हमने कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, ये समझ में आ गया वो पहला डायग्राम। अब सिंपलीफाई करते हैं चीजों को आगे। अब ये पहले सीरीज को देखो, इस सीरीज में n सेल्स लगे हुए हैं, सबकी एमएफ E, टोटल एमएफ कितनी हो जाएगी, E1 E2 E3 En, तो सब सेम है तो Ne, टोटल एमएफ कितनी होगी Ne इस रो में, और रेजिस्टेंस R Nr, तो देखो Nr Ne Nr, अगली रो फिर से Ne Nr, तो लास्ट रो Ne Nr, ये समझ में आ गया। इसको सिंपलीफाई करके बनाया मैंने, बहुत अच्छे से आराम से तसल्ली से समझो। उसके बाद आगे अब ये Ne सब Ne पैरेलल में, और पैरेलल वोल्टेज रहती है सेम, तो आ गया Ne Nr पैरेलल में, तो 1/Nr प्लस 1/Nr प्लस 1/Nr, ये देखो 1/Nr प्लस 1/Nr, और लास्ट में भी आया 1/Nr, सारे पैरेलल में ना। तो कितने टोटल कितने सेल्स लगे हैं, कितनी रोज हैं, m रोज है, तो आ जाएगा m/Nr, ठीक है। और इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा Nr/m, n/Nr तो क्या आया 1/R इक्विवेलेंट आया, R इक्विवेलेंट कितना आएगा Nr/m, तो मैंने भी लिखा Nr/m, तो लास्ट में बचा था रेजिस्टेंस लिख दिया। तो ये सब थर्ड फॉर्मूला समझ में, थर्ड डायग्राम समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसको समझ में आ गया, ये समझ में आया, पढ़ाते हैं आगे। I का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या निकाला हमने, इक्विवेलेंट है Ne, R इक्विवेलेंट कितना है Nr/m, यहां पुट कर दिया, तो E का फॉर्मूला बन गया ये। उसके बाद n क्या है हमारा, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे, एक रो में लगे n सेल्स, टोटल रोज है m, तो क्या बन जाएगा mn। मान लो एक रो में लगे हैं, एक रो में लगे 4 सेल, 4 रो है ऐसे, तो 4 8 12 16, तो 4 4 * 4 टोटल सेल्स हो गए। तो नंबर ऑफ सेल्स निकालने का फॉर्मूला mn कर दो। थर्ड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए हो, करंट मैक्सिमम चाहिए तो क्या होगा, करंट मैक्सिमम कंडीशन है इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बात दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए मिक्स कॉम्बिनेशन के अंदर, तो क्या कंडीशन है, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल। अब टोटल इंटरनल कितना आया था Nr/m, तो Nr/m इज इक्वल टू R, दिस इज द टोटल इंटरनल, ये एक्सटर्नल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया, तो Nr इज इक्वल टू Mr इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। याद रखें तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बहुत अच्छे से मैंने समझाया मिक्स कॉम्बिनेशन को, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो ये समझ में आया, तो आगे देखते हैं। चलो देखो नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और मोस्टली सबको आता भी है और पेपर में पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज किस लिए यूज करते हैं, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के बारे में बताता है। जैसे हमारे पास एक 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, सर्किट है, ठीक है। और इसकी सर्किट की स्पेशलिटी क्या है, इसलिए इस अरेंजमेंट में कोई भी रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में नहीं है, ना ही कोई पैरेलल में है, इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अगर ऐसे हमारे पास सर्किट आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें सीरीज पैरेलल नहीं होता, ना सीरीज पता लगता ना पैरेलल पता लगता, तो वहां में हेल्प करता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, उसकी बैलेंस्ड कंडीशन। उसकी बैलेंस्ड कंडीशन क्या है, उसकी बैलेंस्ड कंडीशन है जब गैल्वेनोमीटर में से करंट जाएगा 0, जब गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा 0, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, तो हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस। और करंट नहीं जाएगा तो क्या होगा, इन दोनों आर्म्स का इस आर्म का रेशो इस आर्म का रेशो अगर बराबर हो जाए, R1/R2 इक्वल R3/R4 हो जाए, या ये भी कर सकते हो, लेफ्ट आर्म का रेशो राइट आर्म के रेशो के इक्वल हो जाए, R1/R3 इक्वल R2/R4 हो जाए, या फिर R1/R2 इक्वल R3/R4 हो जाए, तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा तो हम इस पार्ट को छोड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसके बाद तुम्हारे पास ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। जैसे इस टाइप का एक व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि ये ना लगे कि सबने क्वेश्चन लेकर ऐसे रिलेटेड, तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। जैसे आपके पास एक सर्किट है, 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, और आप ये नहीं कह सकते दोनों पैरेलल में, ये नहीं कह सकते सीरीज में डिवाइड हो रहा है, तो कोई सीरीज में कोई पैरेलल है, तो इसको रीड्रॉ करो। क्या करोगे, रीड्रॉ करो, रीड्रॉ करो और व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में करो। तो कैसे करोगे, देखो ये A है, ये B है, इसको सपोज कर लो ये C है, ये D है, तो A से B तक आपको जाना है। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B,
ठीक है, अगर ये ए है तो ए हो गया, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आप, ये बी हो गया, ए से बी जाना है तो ये 2 पॉइंट के लिए ये सी है और ये बी। अब लगाते रहो, ए से सी के बीच में क्या है, ए से सी के बीच में आपके पास से 2 ओम है, तो आपने लगाया 2 ओम, ठीक है। सी से डी के बीच में 4 ओम है, सी से डी के बीच में क्या है 4 ओम लगा दिया। उसके बाद आगे ए से डी, ए से डी, ए से डी 2 ओम, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है 2 ओम, ठीक है। सी से बी, सी से बी 2 ओम, उसके बाद बी से डी, बी टू डी, बी डी 2 ओम, बना दिया, सिंपल, बहुत सिंपल हो गया, बन गया बच्चों के साथ। देखो कोई सीरीज में कोई पहले चेक करो कि बैलेंस है कि नहीं है, दिस बाय दिस 2 बाय 2 2 बाय 2 मतलब बैलेंस है, विच वन इज बैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड है तो बीच वाली ब्रांच में से करंट जाएगा 0, इस ब्रांच को आप छोड़ सकते हो, छोड़ दोगे तो आपके पास सर्किट बना ये ए और ये बी, छोड़ोगे तो ए से बी जाने के 2 पाथ, ठीक, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ऊपर वाले पाथ में 2 रेजिस्टेंस 2 ओम के, ठीक है, और ये दोनों हो गए सीरीज में। अब आपको लग रहा है सीरीज में, नीचे वाले भी 2 हैं, ये दोनों भी सीरीज में हो गए 2 ओम के। अब 4 ओम को पैरेलल में सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 2 ओम, ये हो गया आपके पास राइट आंसर। तो आर ए बी कितना आया 2 ओम, बहुत सिंपल, 1/4 + 1/4 2/4 रिवर्स किया 1/2 2 आ गया। कहने का मतलब है अब आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस टाइप का सर्किट आता है 2 2 2 2 4। तो अगर सेम वैल्यू की दे रखी है, एक डिफरेंट है, वैल्यू सेम है, एक डिफरेंट है, आंसर भी वही आएगा। देखो आंसर भी 2 आया, ये भी सारे 2 के थे, ये एक ऑपोजिट रहेगा, इसका तो कोई इंपैक्ट आना ही नहीं क्योंकि इसके कारण तो कितना करंट आ रहा है 0, इसको तो नेगेटिव कर देंगे। तो ये एग्जांपल था व्हीटस्टोन ब्रिज का। चलो बेटा समझो। नेक्स्ट है मीटर बेस। मीटर बेस एक ऐसा डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। व्हीटस्टोन बेस और मीटर बेस में ही फर्क है। मीटर बेस एन इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड व्हीटस्टोन बेस द प्रिंसिपल। तो यूज्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। किस पे बेस्ड है? व्हीटस्टोन बेस के प्रिंसिपल बेस्ड है। प्रैक्टिकल सर्किट देखो, ऐसे कॉपर की स्ट्रिप्स लगी होती है, 2 स्ट्रिप ऐसी एल शेप की और एक एल शेप की, लेफ्ट गैप राइट गैप। लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस, मान लो आपने लेफ्ट गैप में अननोन नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया, राइट गैप में आपने अननोन लगा दी, ये हमारे पास अननोन है, ठीक है। जो अननोन है उसको किसी एक गैप में लगाओ, लेफ्ट में राइट में। ये नीचे हमने पहले सर्किट को समझो, ये 3 स्ट्रिप ली थी, ये लेफ्ट गैप राइट गैप, लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस, राइट गैप में दूसरा रेजिस्टेंस। एक हमने ये 100 सेंटीमीटर की वायर ली, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस वायर, अलॉय या अलॉय की बनी होगी, ठीक है। तो हमने यहां से वायर ली और एक गैल्वेनोमीटर लगा के जो भी कनेक्ट कर दी बैलेंसिंग ढूंढने के लिए। तो जहां बैलेंस पॉइंट मिलेगा, बैलेंस पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, उतनी लेंथ के रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे R3। जो बाकी जो लेंथ होगी, अगर मान लो L सेंटीमीटर पे आके यहां से बैलेंस हुआ तो R3 के जो इस सेंटीमीटर के जो इस लेंथ का रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड R3, और जो बाकी लेंथ बची 100 - L उसके रेजिस्टेंस को बोलेंगे R4, ठीक है। ये 4 रेजिस्टेंस हो गए, और अगर व्हीटस्टोन बैलेंस होगा तो R1/R2 = R3/R4 होगा क्योंकि व्हीटस्टोन बैलेंस है, और R1/R2 R3 कितना आ जाएगा हमारे पास L सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 100 - L सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया? तो ये बोले सर ये कैसे आया हमारे पास L सेंटीमीटर 100 - L, तो आप ये समझ सकते हैं कि R का फॉर्मूला होता है rho L/A, इधर भी लगाया मैंने rho L, L कितना है 100 - L/A। अब रो दोनों का सेम है, ठीक है, एरिया सेम है, वायर का वायर तो एक ही है ना, तो R1/R2 किसके इक्वल आ गया L/100 - L। जो भी आपको निकालना है आप यहां से निकाल सकते हो। आई होप व्हीटस्टोन भी समझ में आ गया होगा, इसी फॉर्मूले के बेस पे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है बेटा। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और खुश रहिए। ओके, थैंक यू।